पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री, उनके नाम से ये कार्यक्रम, मंच, और मैं समझता हूं कि इससे बड़ा कोई नाम हो नहीं सकता, इससे पवित्र कोई मंच हो नहीं सकता कि जिस पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस देश को आजादी दिलाने से लेकर के प्रथम प्रधानमंत्री के तौर पे, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, और उन्होंने जहां हिंदुस्तान में सुई भी नहीं बनती थी वहां पर विकास, शिक्षा के क्षेत्र में, औद्योगिक संस्थान खड़े करने में, देश के लोगों को सुविधाएं उपलब्ध कराने में, नई एजुकेशन पॉलिसी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बड़े बड़े बांध, बड़ी बड़ी योजनाएं, देश को एक आगे ले जाने के लिए जो उन्होंने एक स्वतंत्र भारत के विकसित राष्ट्र कैसे बने उसकी नींव रखी, और उनके नाम से, उनकी विचारधारा के आधार के ऊपर यह मंच बना है। कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से जब जब समय आया, आपने देखा कि राजीव गांधी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने तो नेहरू युवा केंद्रों की स्थापना की गई, ऑटोनॉमस बॉडी थी, उसमें जो कार्यक्रम होते थे यही कार्यक्रम सबको साथ खेलना, विचार गोष्ठियों का आयोजन, सर्वधर्म सभाएं, लोगों के बीच में जाना, सबको बुलाना, सबके साथ बैठ करके देश की उन्नति की चर्चा करना, लोगों का भविष्य, बच्चों का कैसे आगे बने, कैसे उनको अच्छी एजुकेशन मिले, इसके बारे में चर्चा करना। नवोदय विद्यालय, हम सब जानते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की सोच को आगे बढ़ाते हुए हमारे नेता स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने नवोदय विद्यालय खोलने का काम किया। आज नवोदय विद्यालय में पढ़े हुए लोग आज देश के विभिन्न प्रतिष्ठानों में आईएएस भी हैं, रिटायर भी हो चुके होंगे, लेकिन जिस प्रकार से एक नींव पूरे देश में रखने का काम हमारे महान नेताओं ने किया। आप देखिए कि जब मनमोहन सिंह जी आए तो राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड, राइट टू वर्क, क्या सोच थी। इस सोच को हमारे जो ये बच्चे हैं, बेटे बेटियां हैं, जो आने वाला कल है, हमारा हिंदुस्तान है, इनको विभिन्न ऊंचाइयों पे जाना है, इनके अंदर उनकी भावना की, उनकी क्या सोच थी और किस प्रकार से। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी 9 साल जेल में रहे, कोई 13 बताता है, कोई 10 बताता है, 9 बताता है, जो भी है, लेकिन आप समझ सकते हो कि सबसे धनाढ्य परिवार होकर के और उसके बाद में भी जेल में रह करके देश को आजादी दिलाई, और ऐसे महान नेताओं के विचारों को आगे बढ़ाने वाला ये जो मंच है, इसके लिए मैं डॉक्टर जीवी हरी साहब को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको किया है। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि जब व्यक्ति को मौका मिलता है तो उसको अच्छा करना चाहिए, और अच्छा करने के बाद में हमारी ये जो नई पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, उसको बताना भी चाहिए। आप हेल्थ के मामले में देखेंगे तो हमारी सरकार थी राइट टू हेल्थ जैसा कानून हमने बनाया पिछली गवर्नमेंट में। गहलोत साहब बैठे हैं, मुख्यमंत्री थे। 25 लाख का इलाज फ्री, इंग्लिश मीडियम स्कूलें, क्यों नहीं पढ़े। अभी आप डॉक्टर जीवी हरी साहब बोल रहे थे, मुझे चिंता हो रही थी कि मैं समझूंगा नहीं समझूंगा, ये अंग्रेजी में बोलते हैं, हिंदी पता नहीं आती है कि नहीं आती है। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत समय नहीं हुआ, लेकिन हमारी इंटरनेशनल लैंग्वेज, ग्लोबलाइजेशन का जमाना, हम सब लोग क्यों नहीं, हमारी जो राजीव गांधी जी ने एजुकेशन पॉलिसी दी थी, अब पता नहीं क्या परिस्थितियां हो गई कि देश का गृह मंत्री ये कह रहा है कि इंग्लिश में जो बोलेगा उसको हिंदुस्तान में शर्म आएगी। इससे बड़ी शर्म की बात तो कोई हो नहीं सकती कि देश का गृह मंत्री बोले, कोई लेमैन बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता, कि आप
मातृभाषा में ही बच्चों को पढ़ाइए। मातृभाषा तो जब जन्मता है, जिस घर में, जिस प्रदेश में, जिस माहौल में, जिस माँ बाप के घर में, तो मातृभाषा से ही उसकी शुरुआत होती है। लेकिन आज आप देख सकते हो कि इंटरनेशनल लैंग्वेज जब इंग्लिश है, उसकी जो आवश्यकता है, तो हम क्यों नहीं। मैं समझता हूं कि ये सारी चीजें हैं, लेकिन आज जो कार्यक्रम है उसमें मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि आपका अपना भविष्य है, आपके भविष्य को निर्माण करना, ऊंचाइयां देना, हम सब लोग जो मंच पे बैठे हैं या नहीं बैठे हैं उनका कर्तव्य होना चाहिए। आप सब लोगों को मौका दें, विचारधाराओं से अवगत कराएं। हमारे जो राष्ट्रभक्त, देशभक्त, स्वतंत्रता सेनानी, उनके बारे में हम लोग चर्चा करें, उनके देश के स्वतंत्रता में योगदान की चर्चा करें। जिन जिन महान नेताओं ने जो योगदान दिया है उसकी अगर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि किसने क्या किया। जब पिछली सरकार में कांग्रेस की सरकार थी तो मुझे आशीर्वाद मिला एजुकेशन मिनिस्टर बनने का। मैंने सबसे पहले हमारे 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं के बच्चों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुमति लेकर के राजस्थान का गौरवशाली इतिहास, परंपरा, शौर्य और आजादी से पहले का भारत और आजादी के बाद में स्वर्णिम भारत और हमारे देश के महान स्वतंत्रता सेनानियों का, हमारे देश के प्रधानमंत्रियों का किस समय क्या योगदान रहा, इस बात की हमने पुस्तक इंग्लिश मीडियम में भी और हिंदी मीडियम में भी चलाई। क्योंकि आपको पता रहना चाहिए कि इस देश में कब कब क्या क्या हुआ और किसका क्या योगदान है। केवल लाल किले से थोते भाषण सुन करके हम हमारी विचारधारा बना लें, हम अपने विचार संकुचित विचार कर लें, तो मैं समझता हूं कि वो ठीक नहीं होगा। आपने देखा होगा कि देश के प्रधानमंत्री का, मोदी जी जब बने तो पहला देश का लाल किले से भाषण था, उसमें कहा कि अब मैं बन गया, देश से भ्रष्टाचार खत्म हो गया। अब अगर हम ये सोचें कि किस तरीके की बातें हम करके लोगों में क्या दे सकते हैं, एक वाकया मैं कह करके मेरी बात समाप्त करूंगा, 1 मिनट और लूंगा। जब मैं शिक्षा मंत्री था तो मेरे पास में एक एनजीओ के लोग आए, उन्होंने कहा साहब आप हमसे एमओयू कीजिए, हम 10वीं, 11वीं और 12वीं, 10th, 11th और 12th के स्टूडेंट्स को माइंड वॉश प्रोग्राम फ्री में हम लोग एजुकेशन देंगे, उनके चैप्टर समझाएंगे, उनकी आइडियोलॉजी बात समझाएंगे, और उसको जी न्यूज, जो आजकल तो उनके पक्ष में नहीं है, उस टाइम प्रधानमंत्री जी की और उनकी पार्टी के बिल्कुल पक्ष में थे, कि उसके ऊपर हम लाइव भी दिखाएंगे। मैंने कहा ठीक बात है, लेकिन आप बताइए 10वीं, 11वीं और 12वीं का ही माइंड वॉश क्यों करना चाहते हो? आप तीसरी, चौथी, 3rd, 4th, 5th और 6th, 7th, 8th उनका क्यों नहीं करना चाहते? आधे घंटे बहस चली। फिर मैंने कहा भाई तुम्हारा एजेंडा ठीक नहीं है, आप माइंड वॉश नहीं करना चाहते, आप आरएसएस की आइडियोलॉजी को हमारे बच्चों में थोपना चाहते हो, जो हमारा राजस्थान कभी इसको स्वीकार नहीं करेगा। वो चले गए। उसके बाद में एक बच्ची उनमें से जो राजस्थान की थी वो वापस आई 2 घंटे बाद में, उनको फ्री करके, कि सर आपने बहुत सही समझा है, हमें केंद्र की सरकार से इस एनजीओ को फंडिंग दी गई है और ये कहा गया है कि जो 3 साल 4 साल बाद में वोटर बन रहे हैं उनका आपको माइंड वॉश करना है। मैंने कहा वोट के लिए माइंड वॉश नहीं होना चाहिए, देश के निर्माण के लिए माइंड वॉश होना चाहिए। ये जवाहर बाल मंच का जो मूल थीम है, मूल जो उद्देश्य है, वो यही है कि हम इस देश को कैसे मजबूत करें, इस देश के संविधान को कैसे मजबूत करें, इस देश के लोकतंत्र को कैसे मजबूत करें, और हम विकसित राष्ट्र बनकर के पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन करें। ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए और यही उद्देश्य लेकर के जवाहर बाल मंच हमारे बीच में आया, पूरे हिंदुस्तान में जाएगा। कोई कमी रह जाए तो हमें माफ करना,
निश्चित रूप से जब सुनील जी हैं तो कमी नाम की कोई चीज हो नहीं सकती। फिर भी हमारा फर्ज बनता है कि हमारे बेटे और बेटियां हमारे राजस्थान का एक अच्छा संदेश लेकर के जाएं और पूरे देश में कहें कि जहां भी कार्यक्रम हो कि राजस्थान का कार्यक्रम शानदार हुआ तो हमें धन्यवाद है, नहीं तो फिर हम में कमी रहेगी। क्योंकि जब राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा की थी तो पूरे देश के विभिन्न स्टेट से लेकर के वो यात्रा गुजरी, लेकिन जब आखिरी में समापन हुआ तो राहुल गांधी जी ने ये कहा कि सबसे बढ़िया जो आतिथ्य हमें राजस्थान से मिला उससे हम सब लोग अभिभूत हैं, और सारे जो हमारे भारत यात्री थे उन्होंने भी इस बात को सराहा। तो मैं चाहता हूं कि डॉक्टर साहब जहां भी जाएं लेकिन राजस्थान को भूल ना पाएं, इस तरह का हमारा प्रयास रहेगा। आपने अच्छा किया है। हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लिए आप हमें टास्क दीजिए, हम इसको कैसे आगे बढ़ाएं, क्योंकि हम 100, 200, 500 लोगों तक इसको सीमित करके हम जो उद्देश्य के लिए बना है मंच उसको पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नाम और फिर कांग्रेस की आइडियोलॉजी का ये मंच, और उसको अगर हम संकुचित कर देंगे तो मैं समझता हूं कि न्याय नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसको और कैसे विस्तार दें। हमसे आप क्या चाहते हैं? कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के जितने भी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे दूसरे हो, उनको आप एक अलग से हम सब के साथ बैठ करके चर्चा करें और उसके बाद में अपनी आइडियोलॉजी, अपनी इस मंच के उद्देश्य और इसका कैसे नीचे तक ले जाकर के हर बच्चे तक हम लोग हमारी बात पहुंचा सकें, इस दिशा में हमें काम करना है और उसके लिए हम सब लोग तैयार हैं। आपने मुझे मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदेश कांग्रेस कमेटी आपका पुनः वेलकम करती है, अभिनंदन करती है। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।